Hello guys, so now we will be starting with the topic of classification of instruments. Instruments कैसे कैसे हो सकते हैं, किस किस प्रकार के हो सकते हैं. So let's begin. On the basis of transfer, an instrument can be an order instrument or a bearer instrument. Bearer यानी जो व्यक्ति उसको बेयर करेगा, जिसके पास वो रहेगा, जो धारक रहेगा, उसको पैसा लेने के अधिकार रहेंगे. और ऑर्डर यानी जिसका नाम लिखा है उस व्यक्ति को पैसा लेने का अधिकार होगा या उसके ऑर्डर पे. ठीक है, तो ये अपन एक देखेंगे. फिर बेस्ड ऑन लोकेशन इट कैन बी आइदर एन इनलैंड इंस्ट्रूमेंट और अ फॉरेन इंस्ट्रूमेंट. ये क्या होता है देखेंगे अपन, इनलैंड एंड फॉरेन. एंड अदर्स लाइक एम्बिगियस एंड इनकोहेट इंस्ट्रूमेंट. फिर हम ट्रेड बिल, अकोमोडेशन बिल, इस प्रकार के भी और बिल्स और इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह देखेंगे. तो देखिए बियरर एंड ऑर्डर. सबसे पहले तो बियरर यानी क्या और ऑर्डर यानी क्या ये देखते हैं. तो ऑर्डर सबसे पहले बताया आपको, ऑर्डर पेएबल टू ऑर्डर. ऑर्डर मींस क्या, एक पर्टिकुलर व्यक्ति या उसके ऑर्डर पे जब हम पे करने की बात कर रहे हैं, इट इज एन ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट. सो व्हाट इज एन ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट? एन इंस्ट्रूमेंट पेएबल टू ऑर्डर इफ इट इज एक्सप्रेस टू बी सो पेएबल. इफ इट इज एक्सप्रेस, उसमें लिखा है कि भाई पे टू ए और हिज ऑर्डर. तो पे टू ए और ऑर्डर, ये क्या हो गया, एक ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट हो गया. और इफ इट इज एक्सप्रेस टू बी पेएबल टू अ पर्टिकुलर पर्सन, उसमें सिर्फ लिख दिया है पे टू ए. एंड इट डज नॉट कंटेन सर्टन वर्ड्स प्रोहिबिटिंग ट्रांसफर. और उसमें ये नहीं लिखा है कि नहीं ट्रांसफर कर सकते, पे टू ए ओनली है, तो इट इज नॉट एन ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट. ध्यान रखना, ठीक है. बट पे टू ए लिखा है तो इट इज ऑलरेडी एन ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट, और ऑर्डर लिखने की जरूरत नहीं पड़ती. ये मैंने आपको कई बार बता चुका हूं, ठीक है. तो एंड इट डज नॉट कंटेन सर्टन वर्ड्स प्रोहिबिटिंग ट्रांसफर और इंडिकेटिंग एन इंटेंशन दैट इट शैल नॉट बी ट्रांसफर्ड. नाउ कुछ एग्जांपल्स दिए आपको. पे टू ए, इट इज एन ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट. पे टू ए और ऑर्डर, इट इज ऑल्सो एन ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट. पे टू द ऑर्डर ऑफ ए, दिस इज ऑल्सो एन ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट, ठीक है. और ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट कैन बी कन्वर्टेड इनटू बेयरर एंड बेयरर कैन बी कन्वर्टेड इनटू ऑर्डर. ये कैसे होगा ये अपन देखेंगे, ठीक है. इंस्ट्रूमेंट पेएबल टू ऑर्डर मींस इट इज पेएबल टू पर्टिकुलर, पेएबल टू पर्सन ऑर्डर्ड बाय द पेई. जैसे कि पेएबल टू ए और ऑर्डर, or order of A means instrument is payable to A or any person on whose favor A issues order. If A writes pay to B and signs the document, it will be payable to B or order. ठीक है, सिंपल है. If B writes pay to bearer, अगर उसने लिख दिया pay to bearer और साइन कर दिया, तो ऐसे केस में any person who is having the possession of the instrument can get the amount. फिर पेएबल टू बियरर. पेएबल टू बियरर यानी क्या, इंस्ट्रूमेंट पेएबल टू बियरर तब रहता है जब उसको एक्सप्रेसली बोला गया है कि इट इज पेएबल टू बियरर. ये फर्स्ट थिंग हो गया. दूसरी चीज क्या हो सकती है, इट इज ओरिजिनली पेएबल टू ऑर्डर, बट उसमें एंडोर्समेंट जो किया, आखिरी एंडोर्समेंट या एक ही एंडोर्समेंट है और वो एंडोर्समेंट ब्लैंक है. अब एंडोर्समेंट इन ब्लैंक यानी क्या होता है, ब्लैंक यानी उसने कुछ नहीं किया, सिर्फ साइन कर दिया. फॉर एग्जाम्पल, अगर एक इंस्ट्रूमेंट था जिसमें लिखा था, समझो ए के नाम से ड्रॉ किया है, बी ने बोला था, ऑर्डर दिया था टू सी कि पे टू ए, और इसको इंस्ट्रूमेंट दे दिया, एक बिल उसको लिख के दे दिया, ठीक है. इसमें लिखा क्या है, पे टू ए और इज ऑर्डर एज द केस में भी. फिर ए से ये आ गया, समझो एक्स के पास, इसमें ए ने लिख दिया, सिर्फ साइन कर दिया, इसने एक ब्लैंक जगह छोड़ा, कुछ लिखा नहीं और सिर्फ इसने साइन कर दिया. तो ऐसे केस में इसी को हम बोलते हैं ब्लैंक एंडोर्समेंट, ठीक है. उसने कुछ भी नहीं लिखा, सिर्फ एक खाली जगह है और सिर्फ साइन की गई है. इफ इट इज ओनली साइंड, सिर्फ साइन की गई है, तो ऐसे केसेस में इट इज कॉल्ड एज अ ब्लैंक एंडोर्समेंट. और अब ये हो गया बेयरर इंस्ट्रूमेंट. अब ये एक्स ने किसी और को देना होगा. अगर एक्स किसी और को देना चाहता है, समझो वाई को, तो यहां उसको कुछ करने की जरूरत नहीं, उसको लिखने की जरूरत नहीं पे टू वाई. क्यों? क्योंकि ये एक बेयरर इंस्ट्रूमेंट हो चुका है, ठीक है. ये ब्लैंक एंडोर्समेंट है, ब्लैंक एंडोर्समेंट से बेयरर हो जाता है. ये अपन और डिटेल में देखेंगे टाइप्स ऑफ एंडोर्समेंट में. वैसे हमने ये देखा था, इनफैक्ट अगर आपको पिछला टॉपिक याद होगा तो हमने उसमें ये कवर कर चुके हैं वैसे कि एंडोर्समेंट्स अगर ब्लैंक में रहे तो इट बिकम्स अ बेयरर इंस्ट्रूमेंट. देखिए आगे और क्वेश्चंस में आएगा वैसे. तो देखिए क्या बताया कि एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसमें ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट था बट जिसपे ओनली एंडोर्समेंट और द लास्ट एंडोर्समेंट इज इन ब्लैंक. अगर उस पे ब्लैंक एंडोर्समेंट है तो इट इज इन
इट इज अ बेयरर इंस्ट्रूमेंट। जैसे पे टू ए और बेयरर, पे टू द बेयरर, ये दोनों बेयरर हो गए। अब बिल ऑफ एक्सचेंज इज पेएबल टू ए, देखो पे टू ए लिखा था, ए ने एंडोर्स किया इस पे बाय मियरली हिज सिग्नेचर, सिर्फ साइन किया उसने और कुछ लिखा नहीं, ऑन द बैक ऑफ द इंस्ट्रूमेंट एंड डिलीवर्स इट टू सी। अब ये क्या हो गया, इट बिकम्स अ बेयरर इंस्ट्रूमेंट। तो कोई भी व्यक्ति अब उसको पैसा ले सकता है। सी अगर वो किसी और को देना चाहता है, डी को, तो सी क्या करेगा, सिर्फ उसको हैंड ओवर कर देगा एंड इट कैन बी ट्रांसफर्ड बाय मियर डिलीवरी, क्योंकि आपने पढ़ा है बेयरर इंस्ट्रूमेंट कैन बी ट्रांसफर्ड बाय मियर डिलीवरी। ठीक है, बाकी ये पॉइंट तो हमने बहुत पहले पढ़ चुके हैं, इंपॉर्टेंट भी था, ये मैंने आपको बताया था। एज पर द प्रोविजंस ऑफ आरबीआई एक्ट, promissory note cannot be made payable to bearer and bill of exchange cannot be made payable to bearer on demand। फिर इनलैंड एंड फॉरेन इंस्ट्रूमेंट। अब देखो इनलैंड इंस्ट्रूमेंट की बहुत ही साधारण से पॉइंट्स है। ये ड्रॉ कहां किया गया है पहले आपको ये देखना है। तो ड्रॉन इन कहां बनाया गया है ये देखेंगे हम। दूसरी चीज देखेंगे किसके ऊपर बनाया गया है, तो ड्रॉन ऑन, किस व्यक्ति के ऊपर बनाया गया ये। फिर इसके बाद हम देखेंगे कहां पे पेएबल है, पेएबल एट या इन। तो देखो इफ इट इज ड्रॉन इन इंडिया ऑन अ रेसिडेंट इन इंडिया। अब ये रेसिडेंट का मतलब वो 182 दिन वगैरह नहीं, आपने जो इसमें पढ़ा था अपना इनकम टैक्स वगैरह में अपन ने जो देखा था, ये उसकी बात नहीं हो रही। यहाँ पे क्या है, रेसिडेंट का मतलब, रेसिडेंट मीन्स एक नॉर्मल व्यक्ति वहां पे रह रहा है, ठीक है, तो उसको हम रेसिडेंट बोलेंगे। पेएबल इन इंडिया, तो ये क्या है, ये इनलैंड इंस्ट्रूमेंट है, ये आपको समझ में आएगा। तो ये इनलैंड है या फॉरेन, तो ये है इनलैंड इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, ये पहला प्रकार। दूसरा ड्रॉन इन इंडिया, बनाया गया है इंडिया में। फिर किसके ऊपर बनाया गया है, तो ऑन अ पर्सन नॉन रेसिडेंट, नॉट रेसिडेंट, ये इन इंडिया है, ठीक है, रेसिडेंट इन इंडिया या नॉन रेसिडेंट इन इंडिया। पेएबल इन इंडिया, तो ये भी हो गया आपका इनलैंड इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। तो भारत में बनाया गया नॉन रेसिडेंट पे, बट पेएबल इन इंडिया है। और तीसरा इंडिया में बनाया गया है ऑन अ पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया, और पेएबल इवन आउटसाइड इंडिया, तो भले आउटसाइड इंडिया ये पेएबल है तो भी ये इनलैंड इंस्ट्रूमेंट है। और इसके अलावा जितने भी है तो अदर्स, बाकी जितने भी रहेंगे वो सब फॉरेन रहेंगे। तो ये अगर आते हैं तो इतने इनलैंड इंस्ट्रूमेंट में कवर होते हैं। तो आप देखोगे यहाँ पे एक कंपलसरी पॉइंट क्या है, तो इट शुड बी ड्रॉन इन इंडिया, ये हर जगह दिखेगा आपको, ठीक है। तो इंडियन इंस्ट्रूमेंट, इनलैंड इंस्ट्रूमेट होने के लिए सबसे पहली कंपलसरी कंडीशन है इट शुड बी मेड इन इंडिया, ठीक है, मेक इन इंडिया वाला कंसेप्ट ऐसा है। फिर ड्रॉन ऑन रेसिडेंट एंड पेएबल इन इंडिया, तो रेसिडेंट पे ड्रॉ हुआ है और भारत में पेएबल है, ठीक है। तो ये तो सिंपल है। तो जिसके ऊपर ड्रॉ किया है वो भी भारत का है, ड्रॉन ऑन जिसको ऑर्डर किया गया, और पेएबल का है भारत में। तो ऐसे केसेस में इट इज एन इनलैंड इंस्ट्रूमेंट। फिर ड्रॉन इन इंडिया ऑन नॉन रेसिडेंट बट मेड पेएबल इन इंडिया, तो ये तो कंपलसरी कंडीशन थी, लेकिन ये दोनों में से आप देखोगे एक भी अगर पूरी हो रही है तो चल रहा है, ठीक है। वैसे ही इन इंडिया और ये दोनों में से भी एक भी अगर पूरी होगी तो या तो रेसिडेंट इन इंडिया होना चाहिए या तो पेएबल इन इंडिया होना चाहिए, दोनों में से एक भी चीज हो गई और साथ में ये कंपलसरी कंडीशन, तो ये कंपलसरी हो गया और ये आइदर और है, ये दोनों में से एक भी हो गया। तो ऐसे केस में इट विल बी एन इनलैंड इंस्ट्रूमेंट। अगर नहीं, अगर भारत के बाहर ही बना है तो इट विल बी अ फॉरेन इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। या फिर भारत के अंदर बना है लेकिन रहने भी वाला बाहर है और पेएबल भी आउटसाइड है, तो ऐसे केस में इट विल बी अ फॉरेन इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। फिर आगे दिया है डेफिनेशन,
तो इनलैंड इंस्ट्रूमेंट मीन्स एक नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक इफ इट इज ड्रॉन इन इंडिया ऑन अ पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया, पेएबल इन और आउटसाइड इंडिया। और दूसरा, इट इज ड्रॉन इन इंडिया ऑन अ पर्सन रिसाइडिंग आउटसाइड इंडिया बट मेड पेएबल इन इंडिया। ठीक है, तो ये ऊपर जो डायग्राम है उसमें कवर हो जाता है। और ये इसके अलावा जितने भी है वो सब क्या है, वो सब आपके फॉरेन इंस्ट्रूमेंट्स में आएंगे। एग्जाम्पल दिया है, अ बिल इज ड्रॉन बाय मर्चेंट इन कलकत्ता ऑन अ मर्चेंट इन दिल्ली एंड इज पेएबल इन बॉम्बे। तो देखो सभी भारत में इसमें तो इट विल बी एन इनलैंड इंस्ट्रूमेंट। फिर अ बिल इज ड्रॉन बाय मर्चेंट इन कलकत्ता ऑन अ मर्चेंट इन दिल्ली, तो फिर से दो चीज भारत में हो चुकी। इज इट इज एक्सेप्टेड फॉर पेमेंट इन जापान, बट फिर भी दो चीज भारत में है तो इट विल बी एन इनलैंड इंस्ट्रूमेंट। ड्रॉन बाय दिल्ली मर्चेंट ऑन अ पर्सन इन लंडन बट मेड पेएबल इन इंडिया, इसमें भी दो चीज भारत में है तो इट विल बी एन इनलैंड इंस्ट्रूमेंट। फिर आगे बढ़ते हैं, फॉरेन इंस्ट्रूमेंट यानी क्या? तो फॉरेन इंस्ट्रूमेंट यानी एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसमें भारत में बनाया ही नहीं गया, ये एक कंडीशन हो जाएगी, या फिर भारत में बनाया तो गया बट बाहर वाले व्यक्ति पे बनाया गया है, बाहर वाले व्यक्ति को ऑर्डर किया गया है, और इवन मेड पेएबल आउटसाइड इंडिया, तो ऐसे केस में इट विल बी अ फॉरेन इंस्ट्रूमेंट। ऊपर जो डायग्राम हमने देखा उससे सब चीज क्लियर हो जाती है। फिर फॉरेन प्रोमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज में क्या लायबिलिटी होगी? लायबिलिटी ऑफ मेकर, इट इज रेगुलेटेड बाय इन ऑल एसेंशियल मैटर्स बाय द लॉ ऑफ द प्लेस वेयर इट हैज बीन मेड, जहां पे बनाया गया वहां के लॉ लगेंगे, और एक्सेप्टर या एंडोर्सर को जहां पे पेएबल है वहां के लॉ लगेंगे। सिंपल है, एक एग्जांपल दिया है उसी से बहुत इजीली है समझ सकते हैं। देखो क्या बोला है, अ बिल ऑफ एक्सचेंज इज ड्रॉन बाय ए इन फ्रांस, तो ए है, ये कहां पे रह रहा है? ये रह रहा है फ्रांस में। किसके ऊपर बनाया गया था? वेयर द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 15%, यहां बताया 15% का इंटरेस्ट है। एंड एक्सेप्टेड बाय बी पेएबल इन जर्मनी, बी ने एक्सेप्ट किया है, और ये कहां पे करने वाला है? जर्मनी, तो जर्मनी में पे होने वाला है। अब क्या हुआ, यहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है 8%, ठीक है, यहां 15% और यहां 8%। द बिल इज एंडोर्स्ड इन इंडिया एंड इज डिसऑनर्ड, अब यहां पे किसी व्यक्ति के पास आया, समझो मेरे पास आया बिल, और ये बिल जो है ये डिसऑनर हो गया, मेरे पास आया उसके बाद डिसऑनर हो गया। अब मैं अगर ए से रिकवरी करना चाहता हूं तो ए से मैं 15% ब्याज के साथ रिकवर कर सकता हूं वहां के लॉ के हिसाब से, और बी से मैं 8% ब्याज के साथ रिकवर कर सकता हूं। अब आपको लग रहा होगा कि क्या पूरा आएगा आपको? 15%? जी नहीं, ऐसा सीधा सीधा हम नहीं बोल सकते, डिपेंड करता है करेंसी के वैल्यूएशंस वगैरह पे भी डिपेंड करेगा कि किस प्रकार से वो वैल्यूड रहेगा। ठीक है, फिर डिस्टिंक्शन बिटवीन इनलैंड एंड फॉरेन बिल्स। अब ये सिंपल है, इनलैंड बिल्स नीड नॉट बी प्रोटेस्टेड फॉर डिसऑनर बट प्रोटेस्ट इज ऑप्शनल, बट फॉरेन बिल्स मस्ट बी प्रोटेस्टेड व्हेन द लॉ ऑफ मेकिंग और ड्राइंग रिक्वायर्स देम टू बी प्रोटेस्टेड। सिंपल है। अब ये बिल्स एंड सेट का एक कंसेप्ट है, ये मैं जल्दी से बता देता हूं। आपके बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे थे जो मैंने आपको बोला था बाद में समझेगा, जो कि बिल्स एंड सेट के ऊपर डिपेंडेंट है। जैसे कि आप डिफरेंस बिटवीन में जाके देखोगे तो वहां एक पॉइंट में आपने लिख के रखे होंगे कि ये बाद में आपको समझेगा, क्योंकि बिल्स एंड सेट आपने डिफरेंस बिटवीन बिल ऑफ एक्सचेंज एंड चेक देखा है, तो बिल्स एंड सेट जो होता है ये कहां पे रहेगा वो देखना आपको, वहां पे आपको दिखेगा। बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रॉमिसरी नोट में भी आपको ये डिफरेंस दिखेगा, और बहुत सारी जगह आपको ये देखने को मिलेगा कि बिल्स इन सेट करके कुछ कंसेप्ट होता है। तो देखो ये होता क्यों है और कैसा होता है। तो देखो पहले तो समझो ये है एक, समझो दूसरा देश है, समझो यूएस है या यूके, यूएस एज द केस में भी आप जो भी लेना चाहें, और इधर पे है आपका भारत, इंडिया। अब समझो इंडिया के किसी व्यक्ति ने बिल एक्सेप्ट करना था, कुछ गुड्स वगैरह मंगाया होगा, पेमेंट करने का है तो बिल एक्सेप्ट करना था। यूएस में एक व्यक्ति है, ये व्यक्ति भारत में बिल भेजना चाहता है भारत के इस व्यक्ति के ऊपर। अब यहां पे वो क्या करता है, वो एक बिल बनाएगा, तो एक सिंपल सा बिल ऑफ एक्सचेंज बनाएगा, इसको 3 पार्ट में बनाएगा। 3 पार्ट में क्यों? तो ये तीनों पार्ट जो है ना, ये तीनों में एक दूसरे का रेफरेंस रहेगा। इसमें लिखा रहेगा 1 of 3, 2 of 3 एंड 3 of 3। इस प्रकार से ये बिल्स के सेट रहेंगे, इसको हम बोलते हैं सेट, तो पार्ट रहेंगे।
इसको तीनों में एक मिला के एक बिल है, इसके ऊपर वो स्टैम्प ड्यूटी पे करेगा और फिर ये तीनों को अलग अलग करेगा, वो डिटैच करेगा और तीनों को अलग अलग मोड से भेजेगा ये भारत में। अब फिर से मैं आपको पुराने जमाने में ले जाता हूं। आपने जैसे इवन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ा है, शिप का आना नहीं आना कंटिजेंट होता था, उसी प्रकार से ये भी एक्ट इतना पुराना है, उस टाइम पे भी शिप वगैरह से भेजा जाता था, तो डर रहता था कि कहीं गड़बड़ ना हो जाए, तो इसीलिए भेजने में हो सकता है कि लेट हो जाए या मिले ही नहीं, तो इसीलिए यहाँ पे 3 प्रकार से अलग अलग मोड से भेजा जाता था। तो जब इस व्यक्ति को मिलता था ये इंस्ट्रूमेंट, तो ये व्यक्ति एक पार्ट पे, कोई भी एक पार्ट, अगर इसको तीनों पार्ट भी मिल गए तो एक पार्ट पे इसने एक्सेप्टेंस देना चाहिए। जैसे ये एक पार्ट पे एक्सेप्टेंस दे देगा तो क्या होगा, ये बिल वैलिड हो जाएगा और ये इस बिल को दे देता था यहीं पे उस व्यक्ति का कोई जो एजेंट होगा, तो यूएस वाला जो या यूके वाला जो व्यक्ति है उसका यहाँ पे जो एजेंट होता है तो जनरली उसको दे दिया जाता था। अब अगर यहाँ पे ये 2 इंस्ट्रूमेंट या तीनों पार्ट को अगर एक्सेप्ट कर देता था तो यहाँ पे ये तीनों के ऊपर लायबल हो जाता था। तो यहाँ पे देखो क्यों भेजा जा रहा है, अपन बिल्स इन सेट का कंसेप्ट क्यों देख रहे हैं, तो बिल्स इन सेट इसीलिए क्योंकि ये ट्रांसमिशन में जो दिक्कतें आती थी वो चीज को खत्म करने को एक कंसेप्ट लाया गया था। अब आप देखोगे आजकल ऐसा नहीं देखने को मिलता है, ठीक है। इसीलिए आपने जो रूल पढ़ा था, रूल क्या पढ़ा था कि बिल ऑफ एक्सचेंज कैन बी ड्रॉन इन सेट बट प्रोमिसरी नोट कैन नॉट बी ड्रॉन इन सेट, ठीक है। इवन चेक जो है वो भी सेट में ड्रॉ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि चेक में भी एक्सेप्टेंस इज नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है। तो यहाँ पे ये सेट में ड्रॉ, बिल ऑफ एक्सचेंज जो है ये सेट में ड्रॉ किए जा सकते थे, अब नहीं किए जाते। ये व्यक्ति एक पे एक्सेप्टेंस देगा। अब समझो अगर इसने गलती से एक नहीं 2 पे एक्सेप्ट किया और दोनों ही आगे चल के दूसरे किसी व्यक्ति के पास आ गए जो कि होल्डर इन ड्यू कोर्स है, ये भी होल्डर इन ड्यू कोर्स है और ये भी होल्डर इन ड्यू कोर्स है, तो यहाँ पे इस व्यक्ति को 2 बार पेमेंट करना पड़ सकता था। क्यों 2 बार, क्योंकि यहाँ पे इस व्यक्ति ने 2 पे एक्सेप्टेंस दिया है तो बोथ पे ही वुड हैव बीन लायबल, ठीक है। तो यही कंसेप्ट वहां पे आपको बिल्स इन सेट करके बताया है। तो देखो बिल्स इन सेट, इसमें वही वाया करके लिखा रहता था, यानी उसमें लिखा रहेगा इट इज अ पार्ट 1 of 2, 2 of 2, या 3 में भी हो सकता है, 4 में हो सकता है, जितने पार्ट बनाना चाहो, बट जनरली 3 पार्ट में बनाते थे। तीनों पे मिला के एक स्टैम्प ड्यूटी भरी जाती थी और फिर उसको भेज दिया जाता था अलग अलग हिसाब से, अलग अलग मोड ऑफ ट्रेवलिंग से भेज दिया जाता था। बिल ऑफ एक्सचेंज पार्ट में रहेंगे, नंबर्ड रहेंगे, कंटेनिंग प्रोविजन दैट इट शैल कंटिन्यू टू बी पेएबल ओनली सो लॉन्ग एज द अदर्स रिमेन अनपेड, ऑल पार्ट्स मेक 1 bill and the entire bill is extinguished when the payment is made on one part. Drawer should sign and deliver all the parts. Drawer तो यूके वाला व्यक्ति या यूएस वाला व्यक्ति पूरे पार्ट बना के भेजेगा, but acceptance is to be conveyed only on one part. In case he accepts or endorses different parts of bill in favor of different persons, तो ऐसे केस में he and subsequent endorsers of each part are liable on such part as if it were a separate bill. फिर वो अलग मान लिए जाएंगे। As between holders in due course of the different parts of the bill, he who first acquired title to any one part is entitled to all other parts and is also entitled to claim money represented by the bill, ठीक है। तो सिंपल है। एम्बिग्यूअस इंस्ट्रूमेंट, अब एम्बिग्यूअस इंस्ट्रूमेंट मींस क्या, एम्बिग्यूअस इंस्ट्रूमेंट यानी आप इसको या तो बिल ऑफ एक्सचेंज मान लो या प्रोमिसरी नोट मान लो, आप इसको दोनों अगर मान सकते हैं तो इट इज एन एम्बिग्यूअस इंस्ट्रूमेंट। एम्बिग्यूअस यानी क्या, जो पक्का नहीं है कि ये बिल है या नोट है, तो अगर ये पक्का नहीं है तो ऐसे केस में इट इज एम्बिग्यूअस। ये कब कब हो सकता है, ये हो सकता है सबसे पहले तो अगर उसको ड्राफ्ट ही प्रॉपरली नहीं किया गया, उसका फॉर्म ऐसा है कि वो देख के समझ नहीं रहा उसमें बिल है या नोट है, ये पहला केस हो जाएगा। दूसरा, जब ड्रॉई जो है जिसके ऊपर ड्रॉ किया गया है ही कैन नॉट बी हेल्ड लायबल। क्यों, क्योंकि हो सकता है माइनर है। फॉर एग्जाम्पल ए ने समझो बी को गुड्स दिया था, बी ने इसको एक बिल लिख के दिया जो बिल ड्रॉ किया है सी के ऊपर, और सी जो है ये माइनर है। अब यहां पे ए क्या करेगा, ए सी के पास अगर जाता भी है तो सी तो एक्सेप्ट कर नहीं सकता, तो अल्टीमेट लायबिलिटी किसकी है, बी की। तो बी की लायबिलिटी है, मींस ये कैसा हो गया, एक नोट जैसा हो गया, प्रोमिसरी नोट, कि इसने गुड्स दिया, इसने इसको नोट दे दिया, क्योंकि ही इज प्राइमरीली लायबल। यहां ये लायबल हो ही नहीं सकता क्योंकि माइनर है। तो ऐसे केस में इट विल बी कॉल्ड एज एन एम्बिग्यूअस इंस्ट्रूमेंट। अब यहाँ पे ए जो है होल्डर, ये इसको जो मानना चाहे मान सकता है, ये चाहे तो इसको प्रोमिसरी नोट मान ले,
चाहे तो इसको बिल ऑफ एक्सचेंज मान ले, ठीक है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये जो भी मानेगा इसको वही आगे भी मानना पड़ेगा, लेकिन कोई फर्क पड़ता ही नहीं क्योंकि दोनों में सेम प्रकार के रूल्स आप देखोगे। तो ये एक हो गया। वैसे ही सेम हो गया जहां पे ये व्यक्ति या तो फिक्टिशियस पर्सन हो गया। फिक्टिशियस का क्या मतलब है? फिक्टिशियस मींस जहां पे ये व्यक्ति है ही नहीं, नॉन एग्जिस्टेंट है, सी नाम का कोई व्यक्ति है ही नहीं। तो मैंने समझो एक बिल बना के भेजा, बिल मैंने ड्रॉ किया था मिस्टर हनुमान डिसूजा पे तो ऐसा नाम हो गया नहीं, मुश्किल है। अब यहां पे ये व्यक्ति है ही नहीं, ही इज नॉन एग्जिस्टेंट। तो ऐसे केसेस में अगर ये व्यक्ति है ही नहीं तो यहां पे मैं क्या करूंगा, मैं जाऊंगा और बी से रिकवर करूंगा। तो यहां पे भी इट कैन बी आइदर ट्रीटेड एज बिल ऑफ एक्सचेंज और इट कैन बी ट्रीटेड एज प्रॉमिसरी नोट, ठीक है। और तीसरा केस आपको मैंने बहुत पहले बताया था, जिसमें समझो मैंने एक व्यक्ति को ऑर्डर किया और वो मेरी ब्रांच है। फॉर एग्जाम्पल मेरा एक मर्क्यूरियस एजुकेशन एक नागपुर में, एक मर्क्यूरियस एजुकेशन है दिल्ली में। अब यहाँ पे एक व्यक्ति है जो मेरे पास आता है नागपुर में, वो बोलता है शर्मा जी मेरे को थोड़े पैसे की जरूरत थी, मैं दिल्ली घूमने जा रहा हूँ। मैं बोलता हूँ भाई मेरे पास यहाँ तो अभी पैसे नहीं है, एक काम करो मैं तुमको एक बिल लिख के देता हूँ, वहां पे ले जाके हमारी जो दूसरी ब्रांच है उसको दिखाना, तुमको पैसा मिलेगा। अब यहाँ पे क्या किया मैंने, मैं मर्क्यूरियस एजुकेशन, मैं यहाँ पे आपको बिल लिख के दे रहा हूँ। अब वो बिल आप ले जाओगे और वो ड्रॉ किसके ऊपर किया है, दूसरे मर्क्यूरियस एजुकेशन पे जो मेरी ही एक दूसरी ब्रांच है। तो यहां पे जब मैंने ही बिल ड्रॉ किया और मैंने दूसरे पे ड्रॉ किया और वो भी मेरी ब्रांच है, यानी मैंने खुद पे बिल ड्रॉ किया, तो ऐसे केस में आप बताओ आप उसको क्या ट्रीट करोगे? दोनों ट्रीट कर सकते हो। आप बोल सकते हो कि आपके पास बिल ऑफ एक्सचेंज है, वहां जाओगे आपको पेमेंट मिलेगा, या आप ये बोल सकते हो कि नहीं नहीं शर्मा जी ने हमको वादा किया है, प्रॉमिस किया है कि वो वहां पे पेमेंट मिल जाएगा। तो इट कैन आइदर बी ट्रीटेड एज अ बिल ऑफ एक्सचेंज और इट कैन बी ट्रीटेड एज अ प्रॉमिसरी नोट। तो यहाँ दोनों ही चीजें इसमें पॉसिबल है। तो ये भी एक प्रकार से एम्बिगियस इंस्ट्रूमेंट में कवर होता है। तो वेयर द ड्रॉवर एंड ड्रॉई आर द सेम पर्सन। एग्जाम्पल्स आप लिख के रख लिया करो कि ड्रॉवर एंड ड्रॉई सेम पर्सन कब होंगे, जब एक ब्रांच दूसरे ब्रांच के ऊपर बिल ड्रॉ करेगी, ठीक है। या फिर वेयर द ड्रॉई इज फिक्टिशियस, या फिर वेयर द ड्रॉई इज अ पर्सन नॉट हैविंग कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, तो माइनर हो गया फॉर एग्जांपल। या फिर वेयर द टर्म्स आर सो एम्बिगियस और फॉर्म इज सो एम्बिगियस दैट इट इज डाउटफुल कि आप उसको बिल मानो या नोट मानो। इनकोहेट इंस्ट्रूमेंट, किनकोहेट, इनकोहेट तो इनकोहेट यानी इनकम्प्लीट, ठीक है। तो इनकोहेट इंस्ट्रूमेंट मीन्स इनकम्प्लीट है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इनकोहेट इंस्ट्रूमेंट मींस क्या, तो इनकोहेट यानी एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो इनकम्प्लीट है किसी भी प्रकार से। हो सकता है उसमें नाम नहीं लिखा है, हो सकता है उसमें कोई भी चीज नहीं लिखी है, अमाउंट नहीं लिखा है, तो ऐसे केस में इट इज एन इनकोहेट इंस्ट्रूमेंट, जिसमें सिर्फ थोड़ा बहुत चीज लिखी है और उसको स्टैम्प ड्यूटी भर के दे दिया कि आगे वाला इसको फिल कर देगा। तो जब एक इनकोहेट इंस्ट्रूमेंट दिया जाता है ना, तो ऐसे केसेस में क्या होता है, ऐसे केसेस में आगे वाले को हम अधिकार देते हैं कि तुम उसमें अपने हिसाब से अमाउंट लिख लो। वो कितना लिखेगा, जितना मैं इंडेप्टेड रहूंगा उतना वो अमाउंट लिख सकता है, ठीक है। तो आप देखे होंगे पुरानी मूवीज में होता है, तो वो लड़का लड़की दोनों का अफेयर चलते रहता है। अब फिर वो लड़की के पिताजी को पता लगता है, लड़का गरीब होता है, लड़की के पिताजी बहुत अमीर होते हैं। अब इनको लगता है कि ये तो पैसे के लिए इसके पीछे पड़ा है, तो वो बुलाते हैं, बेटा देखो ये लो ब्लैंक चेक, जो अमाउंट भरना है भर लो। अब ये क्या हो गया, ये इनकोहेट इंस्ट्रूमेंट हो गया, इनकम्प्लीट। तो यहां पे उस व्यक्ति को जो इंस्ट्रूमेंट मिला है, अब उसको अधिकार है वो जो लिखना चाहे उसमें लिख सकता है। क्या सही ना अपने को नहीं मिलते ऐसे लोग, खैर ठीक है। तो यहां पे उस व्यक्ति को अधिकार है, वो उसमें अमाउंट लिख सकता है। अब यहां पे क्या होगा, यहां पे वो जो भी अमाउंट लिखेगा वो अमाउंट लेने का उसको अधिकार है माना जाएगा। अब यहां पे देखो उसने जैसे इनकम्प्लीट इंस्ट्रूमेंट उसको पहुंचा दिया, मींस मैंने एक इनकम्प्लीट इंस्ट्रूमेंट उसको दे दिया, तो इसको अधिकार क्या क्या है, वो उतना अमाउंट लिखेगा जितना उसका इंडेप्टेडनेस है। अगर कुछ इंडेप्टेडनेस नहीं है तो ऐसे केसेस में कोई भी उसमें अमाउंट रिकवर नहीं किया जा सकता। अब देखो यहां पे 2-3 पॉइंट है। ऐसा है, आप मूवी देखते होंगे पुरानी, तो ऐसा होता था पहले। फिर वो लड़का भी भारी भारी डायलॉग मारता, बोलेगा अंकल आप क्या सोच रहे हैं, आप मेरे प्यार को खरीद सकते हैं है इमोशनल। खैर देखो अब यहां पे समझो बिल्कुल वैसे केस, ए ने
बी को गुड्स दिया, बी ने इसको एक प्रॉमिसरी नोट लिख के दे दिया। तो ए ने जब गुड्स दिया तो समझो उसने गुड्स भेजा था 10,000 रुपए के। अब बी ने जब इसको प्रॉमिसरी नोट दिया तो बी ने इसमें अमाउंट लिखने के लिए उसको भेज दिया, तुम अमाउंट लिख लेना, मैं एक ब्लैंक इंस्ट्रूमेंट तुमको भेज रहा हूं। उस पर स्टैम्प ड्यूटी उसने भर दिया, स्टैम्प ड्यूटी। अब क्या हुआ, ए ने देखा अरे वाह ब्लैंक इंस्ट्रूमेंट मिल गया, इसने इसमें लिख दिया 15,000। तो बताओ ए कितना रिकवर कर सकता है मिस्टर बी से? तो ए कैन रिकवर ओनली, बताओ 10,000, 10,000 ही वो रिकवर कर सकता है। क्यों? क्योंकि यहां पे बी प्रूव कर देगा कि भाई मेरे को सिर्फ 10,000 देने की जिम्मेदारी थी, मेरे को जो गुड्स मिले वो कितने के मिले, तो मेरे को गुड्स मिले सिर्फ 10,000 रुपए के। तो अगर 10,000 के उसको गुड्स मिले हैं तो ऐसे केस में ए कैन रिकवर ओनली 10,000, क्योंकि ए इज अ होल्डर, ही इज नॉट ए होल्डर इन ड्यू कोर्स। इसने गुड फेथ में नहीं किया, इसने गड़बड़ किया है। तो ए कौन है? ए सिर्फ होल्डर है। अब समझो ए ने इसको ही ट्रांसफर कर दिया किसी और के पास, समझो ए ने इसको ट्रांसफर कर दिया एक्स को, और एक्स है होल्डर इन ड्यू कोर्स। तो क्या एक्स पूरा का पूरा अमाउंट रिकवर कर सकता है बी से, पूरा 15,000? तो आंसर है हाँ, लेकिन पूरा 15,000 तभी रिकवर कर पाएगा जब इस पे जो स्टैम्प ड्यूटी भरी है ये सफिशिएंट रहे टू कवर द अमाउंट सो फिल्ड। यानी स्टैम्प ड्यूटी 15,000 को कवर करने के हिसाब से अगर भरी है तो एक्स कैन रिकवर फुल 15,000। तो आपको आंसर में लिखना पड़ेगा, जब आपको क्वेश्चन आएगा तो आपको आंसर में लिखना पड़ेगा कि इनकोहेट इंस्ट्रूमेंट में अगर स्टैम्प ड्यूटी भरी है तभी उतना रिकवर किया जा सकता है। तो आपको अगर क्वेश्चन आया कि एक चेक लिख के दिया मिस्टर शशांक ने गुप्ता जी को, और उसमें उन्होंने अमाउंट नहीं लिखा, शशांक को गुप्ता जी को कुछ पैसे देने थे, समझो 1 लाख रुपए देने थे, अब गुप्ता जी ने उसमें लिख दिए 1.5 लाख रुपए। तो बताओ क्या वो रिकवर कर सकते हैं? तो आंसर है नहीं। लेकिन उन्होंने अगर वो किसी और को दे दिया, पांडे जी को दे दिया, और पांडे जी इज अ होल्डर इन ड्यू कोर्स, तो बताओ क्या वो क्लेम कर सकते हैं? तो हाँ, ही कैन क्लेम। ठीक है, सब्जेक्ट टू सफिशिएंट स्टैम्प ड्यूटी शुड हैव बीन पेड। ये नहीं लिखना, चेक बोला मैंने, चेक। चेक के केस में स्टैम्प ड्यूटी नहीं लगती, हमने डिटेल में पढ़ा है। ठीक है, तो देखो ये वर्ड्स जो है ना ये इंपॉर्टेंट तो है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट किस चीज के लिए? प्रॉमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज। आपको ये लिखना पड़ेगा कि एक इनकोहेट इंस्ट्रूमेंट में अगर अमाउंट भरा है तो होल्डर इन ड्यू कोर्स कैन रिकवर द अमाउंट इफ इट इज इफ सफिशिएंट स्टैम्प ड्यूटी हैज बीन पेड। लेकिन अगर यही चीज चेक के लिए क्वेश्चन आया तो आप ये गलती से भी मत लिखना। अगर आप यहाँ पे चेक के लिए लिख दोगे तो आपके यहाँ पे मार्क्स कटेंगे। तो आपको ये पॉइंट कि नॉट एक्सीडिंग द अमाउंट कवर्ड बाय स्टैम्प ये लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, आपको चेक भी आ सकता है, बिल या नोट भी आ सकता है। बिल या नोट आया तो ऐसे केस में आपको लिखना जरूरी है। अगर आप ये नहीं लिखोगे कि सब्जेक्ट टू सफिशिएंट स्टैम्प ड्यूटी हैज बीन पेड, तो वहां पे आपके 2 मार्क्स कट जाएंगे। और अगर चेक का केस आया तो यहां अगर आप लिखोगे कि सफिशिएंट स्टैम्प ड्यूटी पे करना चाहिए तो यहां पे 2 मार्क कट जाएंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो सिंपल सा पॉइंट है। तो आपके डायग्राम के लिए जगह दी हुई है। एक केस स्टडी है, ये देख लो, थोड़ी सी अलग है, वैसे एग्जाम में आने के चांस नहीं है बट फिर भी। ए साइंड अ ब्लैंक एक्सेप्टेंस एंड केप्ट इट इन हिज ऑफिस। उसने एक्सेप्टेंस किया और उसने ऑफिस में रख लिया। इट वॉज स्टोलन फिल फॉर 2,000। उसमें उसने कुछ भी नहीं लिखा था, ब्लैंक था। इसने 2,000 रुपए डाल दिया और बी के पास आ गया। बी इनोसेंट है और वैल्यू के लिए उसने लिया है, मीन्स इज अ होल्डर इन ड्यू कोर्स। इज ए लायबल टू बी? क्या ए लायबल है? तो बताओ। तो आंसर है नहीं। ध्यान रखने वाली बात है, ही केप्ट इट इन ऑफिस। एक्सेप्टेंस कंप्लीट ही नहीं हुआ जब तक कि वो उसको नेगोशिएट नहीं करता, तो एक्सेप्टेंस इज नॉट कंप्लीट। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना। ठीक है, तो एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट होता है? एक्सेप्टेंस तब कंप्लीट होता है व्हेन इट इज डिलीवर्ड। अगर उसने डिलीवर ही नहीं किया तो ऐसे केस में एक्सेप्टेंस नहीं हुआ, और एक्सेप्टेंस नहीं हुआ तो यहां पे रिकवरी नहीं की जा सकती इवन बाय अ होल्डर इन ड्यू कोर्स। ठीक है, तो ध्यान रखो, ऐसा है। फिर अगला पॉइंट, टाइम एंड डिमांड इंस्ट्रूमेंट। अब ये सिंपल है, इसमें सिर्फ 1-2 पॉइंट में बता देता हूं। कभी कभी आफ्टर साइट वर्ड यूज किए जाते हैं। आफ्टर साइट, ये दिखाना, दिखाने के बाद फिर पेमेंट मिलेगा। तो दिखाने के बाद
पेमेंट मिलेगा मींस अगर ये प्रॉमिसरी नोट में लिखा है तो प्रॉमिसरी नोट में ये सिर्फ हमको दिखाना पड़ेगा, क्योंकि उसमें एक्सेप्टेंस तो लगती नहीं, तो वो दिखाना पड़ेगा कि देखो जी मेरे पास ये इंस्ट्रूमेंट है, मैं पैसा लेने आऊंगा, ठीक है। लेकिन अगर यही चीज आफ्टर साइट लिखा है इन केस ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, तो बिल ऑफ एक्सचेंज को प्रेजेंट करना पड़ेगा फॉर एक्सेप्टेंस। तो आफ्टर साइट का मतलब क्या है? फॉर एक्सेप्टेंस, ठीक है। तो ये चीज अगर देखो, अब इसमें फर्क भी कैसे पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल ए ने बी को गुड्स दिया था, बी ने इसको एक इंस्ट्रूमेंट बिल ऑफ एक्सचेंज लिख के दिया जो कि ड्रॉ किया गया है सी के ऊपर और पेएबल है आफ्टर 1 मंथ। यहां पे समझो इसने 1 तारीख को ये बिल बनाया, 1 जनवरी को इसने ये बिल बनाया, और ए ने इसको प्रेजेंट किया है सी के पास ऑन समझो 5 जनवरी। तो यहां पे ये जो 1 महीने का टाइम है ना, ये चालू होगा 5 जनवरी से, अगर उसमें वर्ड्स लिखे हैं आफ्टर साइट, ठीक है। अगर ये आफ्टर साइट नहीं लिखा है तो ऐसे केस में ये जो दिन कब से चालू हो जाएंगे, ये 1 जनवरी से ही चालू होंगे। लेकिन अगर आफ्टर साइट लिखा है तो ये 5 जनवरी से चालू होंगे, ठीक है, 5 से चालू होंगे फिर। तो ऐसा है। तो द एक्सप्रेशन आफ्टर साइट मीन्स अ प्रॉमिसरी नोट आफ्टर प्रेजेंटमेंट फॉर साइट एंड अ बिल ऑफ एक्सचेंज आफ्टर एक्सेप्टेंस। तो एक्सेप्टेंस के बाद। तो आफ्टर साइट से फर्क ये पड़ता है कि दिन वहां से चालू होंगे, ठीक है। बाकी सिंपल है। टाइम इंस्ट्रूमेंट इन्हें जिसमें एक सर्टन पीरियड बता दिया है, जैसे 1 महीने बाद, एक दिन बता दिया है 15 अगस्त को आ जाना, या फिर आफ्टर साइट है, आफ्टर साइट भी टाइम इंस्ट्रूमेंट ही है, या फिर ऑन द हैपनिंग ऑफ एन इवेंट बताया है। तो भले वो इवेंट कब होगा ये पक्का नहीं, किसी की डेथ के बाद बोल दिया जैसे। फिर आगे फॉर इंस्टेंस अ बिल और नोट में बी मेड पेएबल आफ्टर 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ बिल और नोट, या फिर ये एग्जाम्पल्स है सब, एक बार आप देख लेना। फिर आफ्टर साइट का मतलब क्या है? तो आफ्टर साइट का मतलब है अगर प्रॉमिसरी नोट में है तो आफ्टर साइट है ना, सिर्फ दिखाने की जरूरत है क्योंकि एक्सेप्टेंस नहीं लगता। लेकिन अगर बिल में लिख के आ रहा है आफ्टर साइट, तो ऐसे केस में इसको इंस्ट्रूमेंट को आपको दिखाना पड़ेगा फॉर एक्सेप्टेंस। आप उसको एक्सेप्ट कराओगे और उसके बाद वहां से दिन चालू होंगे। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, वहां से दिन चालू होंगे। फिर डिमांड इंस्ट्रूमेंट, देखो अब एट साइट और आफ्टर साइट में फर्क है। एट साइट तुम ये दिखाना तुमको पैसा मिल जाएगा, तो इट विल बी पेएबल एट साइट, तो इट इज अ डिमांड इंस्ट्रूमेंट। लेकिन आफ्टर साइट इज अ टाइम इंस्ट्रूमेंट, तो ध्यान रखना। तो डिमांड इंस्ट्रूमेंट यानी क्या? तो चेक इज ऑलवेज पेएबल ऑन डिमांड, ऊपर वाले पॉइंट में टाइम इंस्ट्रूमेंट में चेक कभी नहीं आएगा। बिल और नोट इज पेएबल ऑन डिमांड व्हेन नो टाइम फॉर पेमेंट इज स्पेसिफाइड, और इट इज एक्सप्रेस टू बी पेएबल ऑन डिमांड एट साइट और ऑन प्रेजेंटमेंट, ठीक है। फिर डिमांड इंस्ट्रूमेंट भी आपको प्रेजेंट करना ही है पेमेंट को रीजनेबल टाइम के अंदर। अगर रीजनेबल टाइम तक के नहीं करते हो तो ऐसे केस में इट विल बिकम स्टेल, खत्म हो जाता है वो। फिर एट साइट ऑन प्रेजेंटमेंट, ये इंटरचेंजेबली यूज करते हैं ऑन डिमांड पे, लेकिन दोनों में हल्का सा फर्क है। एट साइट और ऑन प्रेजेंटमेंट में आपको बिल दिखाना पड़ेगा और उसको देना पड़ेगा। ऑन डिमांड में सिर्फ जाके डिमांड करना है, वो दिखाया नहीं तो भी पेमेंट ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पे फिर अपन देखेंगे आगे चल के, अगर वो बिना देखे पेमेंट कर देता है तो एक्सेप्टर अगर बिना देखे पे कर देता है तो ऐसे केस में ही विल नॉट बी डिस्चार्ज, क्योंकि एज पर एपेरेंट टेनर होना चाहिए। तो ऐसा है। ट्रेड बिल एंड अकोमोडेशन बिल। ट्रेड बिल और अकोमोडेशन बिल भी सिंपल से पॉइंट्स है। ट्रेड बिल यानी एक ऐसा जेन्युइन ट्रेड ट्रांजैक्शन है, मैंने गुड्स दिया और उसके बदले मेरे को बिल मिला, तो ये ट्रेड बिल है। अकोमोडेशन बिल यानी ये लोन लेने के लिए यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल आपको यहाँ पे जैसे एग्जाम्पल दिया है वही अपन ले लेते। तो यहाँ पे क्या है, जैसे सी वॉज इन नीड ऑफ 1 लाख रुपीज, सी जाता है मिस्टर वी के पास और उसको बोलता है कि मेरे को पैसे चाहिए। वी बोलता है कि देख भाई मेरे पास तो पैसे नहीं है, एक काम कर तू मेरे ऊपर बिल ड्रॉ कर, और मैं उसको एक्सेप्ट करता हूं। तो यहां पे सी ने बिल ड्रॉ किया और वी ने उसको एक्सेप्ट किया और एक्सेप्ट करके दे दिया सी को। अब सी क्या करेगा, सी जाएगा ये बिल लेके अपने बैंक के पास और बैंक से उसको डिस्काउंट कर देगा। फॉर एग्जाम्पल 1 लाख का बिल था, तो यहां पे डिस्काउंट करके सी को समझो 96,000 रुपीज मिल गए। अब 1 महीने बाद जब पेमेंट की बारी आएगी तो क्या होगा, सी जाके वी को 1 लाख रुपए पे कर देगा और वी ये बैंक में जमा कर देगा। तो यहां पे क्या हुआ, वी को पैसा देना भी नहीं पड़ा और यहां पे लोन रेज भी हो गया, 96,000 सी को मिल भी गए,
ठीक है। तो यहाँ पे जैसे इसने बिल जमा किया तो इसको 96,000 रुपीज मिल गए। तो ऐसा है, तो इसको हम बोलते हैं अकोमोडेशन बिल। यहाँ पे सी जो है इसको हम बोलेंगे अकोमोडेटेड पार्टी और वी को बोलेंगे अकोमोडेटिंग पार्टी। ठीक है, तो टेड टिंग, तो डेटिंग डेटिंग अकोमोडेटिंग। ठीक है, पूरा पढ़ना। अब अकोमोडेशन बिल में एक खास बात और बता देता हूं कि ये इवन आफ्टर मैच्योरिटी भी अगर किसी ने लिया है तो होल्डर इन ड्यू कोर्स बन जाता है यहाँ पे। और एक पॉइंट सुन लो, समझो यहीं पे मैंने ये कराया ही नहीं, बैंक वैंक गए ही नहीं, मैंने क्या किया, डायरेक्टली वो इंस्ट्रूमेंट अपने पास रखा। और अब मैच्योरिटी पे अगर मैं जाऊंगा वी के पास कि भाई देखो 1 लाख का बिल है, पेमेंट कर दो, तो मेरे को पैसा देगा क्या? तो नहीं देगा यहाँ पे, क्योंकि मैंने कुछ दिया ही नहीं हूं वी को, तो वी विल नॉट पे टू सी। ठीक है, बट यही अगर होल्डर इन ड्यू कोर्स को दे दिया मैंने, तो ऐसे केस में ही कैन क्लेम फ्रॉम वी और अल्टीमेटली वी कैन क्लेम फ्रॉम सी। फिर पेमेंट इन ड्यू कोर्स, ये आपका अगला एक अलग टॉपिक है, देख लेते हैं साथ में। तो पेमेंट इन ड्यू कोर्स का क्या मतलब है? पेमेंट इन ड्यू कोर्स यानी इसको एज पर एपेरेंट टेनर यानी कॉपी के हिसाब से इन गुड फेथ विदाउट बीइंग नेग्लिजेंट पेमेंट किया है टू द पर्सन इन पोजेशन। तो ये 3 चीजें, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी रेड में होना चाहिए। इनफैक्ट ये दोनों एक ही पॉइंट है, गुड फेथ एंड विदाउट नेग्लिजेंस। तो 3 पॉइंट की जरूरत है पेमेंट इन ड्यू कोर्स के लिए। फिर भले वो व्यक्ति होल्डर नहीं भी होगा तो भी यहाँ पे पेमेंट हो जाता है। तो देखो वर्ड क्या है, पोजेशन। तो पोजेशन इज इंपॉर्टेंट, भले ही वो व्यक्ति होल्डर नहीं रहेगा तो भी पेमेंट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, तो देखो मिस्टर ए है, ए ने बी के पास गया, बी से उसने एक बिल लिखा लिया, बिल जो ड्रॉ किया था वो ड्रॉ किया था सी के ऊपर। अब यहां ए से किसी ने वो चोरी कर लिया, वो आ गया एक्स के पास, ये स्टोलन है। अब एक्स जाता है सी के पास पेमेंट रिसीव करने। सी को पता रहेगा क्या कि भाई एक्स को अधिकार है या नहीं है? तो नहीं। तो यहां पे एक्स इज नॉट द होल्डर बट ही इज इन पोजेशन ऑफ दैट इंस्ट्रूमेंट। तो ऐसे केस में सी अगर पेमेंट कर भी देता है तो सी विल गेट डिस्चार्ज बाय पेमेंट इन ड्यू कोर्स। कैसे डिस्चार्ज होगा? पेमेंट इन ड्यू कोर्स से। अब पेमेंट इन ड्यू कोर्स यानी क्या? तो इट शुड बी एज पर एपेरेंट टेनोर। टेनोर यानी ये जो बिल है, ये बिल लेके आएगा, वो बिल की कॉपी देख के उसे पेमेंट करना चाहिए। ठीक है, टेनोर यानी कॉपी। फिर इन गुड फेथ, गुड फेथ एंड विदाउट बीइंग नेग्लिजेंट। फिर तीसरा, टू द पर्सन इन पोजेशन, तो पोजेसर को। ठीक है, होल्डर वर्ड नहीं दिखेगा आपको, पोजेसर बोला है, तो पोजेसर को अगर पेमेंट कर दिया तो यहां पे सी विल गेट डिस्चार्ज। उसी का मतलब है ए कल चल के सी से क्लेम फिर से नहीं कर सकता। ए कैन क्लेम फ्रॉम एक्स बट ए कैन नॉट क्लेम फ्रॉम सी। तो ये उसका मतलब है। ठीक है, तो ध्यान रखो, मैं इसीलिए हमेशा बोला हूं आपको कि ये एक्स को अधिकार नहीं है पैसा लेने का, ये हम बोलते हैं। हम ये नहीं बोलते उसको पैसा नहीं मिलेगा। हो सकता है वो चले जाए सी के पास, सी को नहीं पता है और सी ने उसको पेमेंट कर दिया, बट इसको अधिकार है क्या? तो नहीं है। ठीक है, तो अधिकार नहीं होना अलग चीज है और पैसा नहीं मिलना अलग चीज है। तो दिया है पेमेंट इन ड्यू कोर्स मींस इट शुड बी एज पर एपेरेंट टेनोर। एपेरेंट टेनोर यानी मैच्योरिटी वगैरह बराबर देख के। समझो वहां मैच्योरिटी लिखी थी कि 20 तारीख को आना, अब सी अगर पेमेंट कर देता है 15 तारीख को ही, तो इट इज नॉट अ पेमेंट इन ड्यू कोर्स, क्योंकि इट इज नॉट एज पर द एपेरेंट टेनोर। तो यहां पे सी विल नॉट गेट डिस्चार्ज। फिर से अगर कोई व्यक्ति लेके आता है बिल 20 तारीख को, तो 20 तारीख को फिर पेमेंट करना पड़ सकता है। वैसे ही पर्सन इन पोजेशन को और इन गुड फेथ में पेमेंट होना चाहिए। मैच्योरिटी ऑफ अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, अब ये बहुत ही सिंपल सा पॉइंट है। मैच्योरिटी कैसे होती है? तो आपने देखा है, जैसे मैंने 20 तारीख का इंस्ट्रूमेंट दिया हूं, 20 तारीख को उसकी ड्यू होने वाला है, तो 20 तारीख प्लस 3 डेज ऑफ ग्रेस। ये चेक में नहीं मिलता है और डिमांड इंस्ट्रूमेंट्स में नहीं मिलता है, कोई भी डिमांड इंस्ट्रूमेंट में नहीं मिलता। ऐसा होता क्या, आप चेक लेके गए बैंक में, बोले कि भाई मेरे को पैसे चाहिए, अब बैंक बोलेगा कि हाँ ठीक है 3 दिन बाद आना, तो नहीं। तो चेक के केस में आपको कभी भी ग्रेस पीरियड नहीं दिखेगा और कोई भी डिमांड इंस्ट्रूमेंट में नहीं रहेगा, क्योंकि उसमें बोला ही गया है ये ले जाना, तुमको पैसा मिल जाएगा, तो तुरंत मिल जाएगा। लेकिन टाइम इंस्ट्रूमेंट्स में ग्रेस अलाउड होती है 3 दिन की। ठीक है, और अगर
आफ्टर साइट लिखा रहेगा उसमें, तो जब साइट किया वहां से वो ग्रेस पीरियड देखे जाएंगे, वहां से वो डेट ऑफ मैच्योरिटी देखी जाएगी। तो ये मैंने बताया ही था आपको। फिर अब ये सिंपल से रूल्स है, ये आपने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इसके डायरेक्टली अपन क्वेश्चंस पे आते हैं। आपको ये सब पता है, अगर छुट्टी का दिन आता है तो क्या होगा, छुट्टी का दिन हुआ तो एक दिन पहले वो ड्यू हो जाएगा, ठीक है। तो दिया है प्रीसीडिंग डे, और अगर छुट्टी बाद में पता लगी है तो एक दिन बाद में ड्यू होगा। जैसे इमीडिएटली अभी आज छुट्टी आ गई, पहले से नहीं पता था कि ये दिन छुट्टी रहेगी, तो ऐसे केस में एक दिन बाद। तो सिंपल से पॉइंट्स है, दिन गिनना है सिर्फ। आपने बहुत ऐसे क्वेश्चंस किए हैं, एवरेज ड्यू डेट, अकाउंट करेंट, और बहुत जगह आपने दिन गिनने वाले काम किए हैं।